नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है और सबसे ज्यादा हेट स्पीच टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर है। नफरती टिप्पणियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी एंकर की है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि टीवी न्यूज से फैलने वाली नफरत पर केंद्र सरकार मूक दर्शक क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा हमारे समाज के ताने बाने को जहरीला बनाता है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। टेलीविजन चैनलों पर डिबेट्स के तरीकों की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी चर्चाओं के लिए कोई कार्यप्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि चैनल्स और एंकर नफरती भाषा को हवा ना दें। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ अब मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगी और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने यह भी कहा है कि एक बहस के दौरान एंकर की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखना एंकर का कर्तव्य है कि प्रसारण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग ना हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी खिंचाई की और कहा कि लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश को सहना होगा। साथ ही सुझाव दिया है कि एक प्रणाली होनी चाहिए और टीवी पर शो के संचालन के लिए ऐसी कार्यप्रणाली जल्द ही जल्द तय होनी चाहिए ताकि लोगों को नीचा ना दिखाया जाए। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, ये बात कोर्ट ने कही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां रेखा खींचनी है। आगे ये भी कहा गया है कि अभद्र भाषा की परत चढ़ी हुई है तमाम जो टीवी डिबेट्स हैं उन पर, और ये किसी की हत्या करने जैसा है और टीवी चैनल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही नफरत के माहौल में बंधुत्व की भावना नहीं हो सकती, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट हेट स्पीच को नियंत्रित करने से जुड़ी रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे देश में टीवी डिबेट के लगातार गिरते स्तर और इसे लेकर रेगुलेशन की जरूरत की। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अशोक टंडन मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं एडिटर्स गिल्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक टंडन जी, और शुक्रिया आपका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। रामकृपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक जी, शुरुआत आपसे। मीडिया में बहस के गिरते स्तर और खासतौर से जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं, एंकर की भूमिका की बात करते हैं, मेहमानों को बोलने ना देने के मौके की बात करते हैं, ये चर्चाएं आज से नहीं, हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में जो तमाम बातें कही गई हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, एक कहावत है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है, ये बहुत पहले लगाई जानी चाहिए थी। और इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, ये जितने भी संस्थाएं हैं, ये सब इस तरफ आवाज उठा रहे थे कि टीवी चैनल बेलगाम होते जा रहे हैं और इन पर किसी तरह का लगाम लगाना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में टीवी चैनल आते नहीं हैं। मैं सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल्स भी नहीं आते। क्योंकि जब प्रेस काउंसिल बनी, दोबारा बनी 1978 में, तब ये टेलीविज़न चैनल थे नहीं। उसके बाद से कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाया गया सरकार की ओर से कि जिससे कि ये सारे मीडिया की जितनी संस्कृति है, जो भी अ, प परिस्थितियाँ चलती, उन पर कोई एक फिर से एक रिव्यू किया जाए। हम जानते हैं कि पहला प्रेस कमीशन बना जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरा प्रेस कमीशन बना 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से लगातार कोई प्रेस कमीशन बना नहीं, जिसके चलते जितनी भी मशरूमिंग हुई टेलीविज़न चैनल्स की, उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है नहीं। जब 9/11 हुआ, तब सरकारों ने हल्ला किया, तो मीडिया ने ये कहा, टेलीविज़न चैनल ने, हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। और वो सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर जो भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाया गया, वो कितना इफ़ेक्टिव है, ये आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ही हमें पता चल गया है। सवाल ये है कि सेल्फ रेगुलेशन हो नहीं रहा है। सरकार भी कोई अगर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म एक लेजिस्लेशन के थ्रू बनाती है, कानून बनाती है, तो वो मीडिया को मंजूर नहीं है। सरकार हस्तक्षेप करे नहीं, मीडिया की आज़ादी कायम रहे। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर जो भी आज परोसा जा रहा है, उससे जो एक समाज में जिस प्रकार का वातावरण बिगड़ रहा है, वो सब को देखते हुए
मैंने कई बार लिखा है, कई बार बात की है जी। कि इस समय ज़रूरत है एक तीसरे प्रेस कमीशन को बनाया जाना चाहिए, जिसको आज की डेट में हम कहेंगे मीडिया कमीशन बने, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में बने। ब्रिटेन में एक फ़ोन हैकिंग स्कैंडल हुआ था और उसके चलते जो एक वहाँ तूफ़ान उठा, उसमें जस्टिस लेविंसन के नाम के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और उसने सिफ़ारिश की थी कि जब तक एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज़्म नहीं होगा, जब तक कानून के दायरे में कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं होगा, किसी प्रकार का सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो सकता। ठीक। तो आज आवश्यकता है, सरकार को इस ओर कदम उठाना पड़ेगा और नहीं, क्योंकि पिछली सरकारें डरती रही हैं कि मीडिया नाराज़ होता है, कि उसकी आज़ादी पर हनन होता है, इसलिए किसी प्रकार का कोई सरकारी कानून बनाकर मीडिया रेगुलेशन की बात आगे नहीं है। हर सरकार ने ये कहा है, अगर मीडिया सेल्फ रेगुलेशन करना चाहता है, सेल्फ रेगुलेशन करे, जी। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाए। हमारे टीवी चैनल्स ने भी बना रखा है, लेकिन उसकी जो दुर्दशा है वो हम जानते हैं। ठीक है। बड़े-बड़े चैनल्स की मोनोपोली है उसमें, वो जिस तरह की चीज़ परोसना चाहते हैं वो परोस रहे हैं। और ये जो हो रहा है, आज जिस ओर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए आई ओपनर है, मीडिया के लिए आई ओपनर है। हम तो ठीक। एडिटर्स गिल्ड की मीटिंगों में ये बात उठाते ही रहते हैं, आज जी। भी उठा रहे हैं, प्रेस एसोसिएशन भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जितनी भी मीडिया की संस्थाएँ हैं, ये प्रिंट मीडिया से संबंधित, ठीक है। और ये इनकी आवाज़ टेलीविज़न चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जाती नहीं है। इसी तरह से बेचारी प्रेस जी। काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल। क्योंकि टेलीविज़न चैनल उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। जी, जी। तो ये समय आ गया है, या तो सरकार और एक कड़ा कदम उठाकर एक ऐसा कानून बनाए, जैसा कि ब्रिटेन में बनाया गया, अमेरिका में कानून है, सब देशों में कानून है, या फिर अगर सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, तो सरकार एक मीडिया कमीशन बनाए, सिटिंग ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में। ठीक है। मीडिया के जितने भी वर्ग हैं, उन सबके प्रतिनिधित्व हो और वो उसकी सिफारिश करें। अगर ये पहला मीडिया कमीशन नहीं बनता, तो न तो प्रेस कमीशन होता, न रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी होती, न वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट होता। ये सारी बातें निकली थी फर्स्ट प्रेस कमीशन से। ठीक है उसके अशोक बाद जी, बिल्कुल 1978 में माफ़ जो कीजिएगा सेकंड प्रेस अशोक जी, कमीशन बना, माफ़ उसमें कीजिएगा भी ये एक-एक सब सिफारिश। जी, जी अशोक जी एक-एक कमेंट में पहले जो मौजूदा समस्या है उस पर ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से समझूंगी कि जो नियामक तंत्र की बात हो रही है उसका स्वरूप कैसे हो सकता है, क्या कानून की दिशा में आगे बढ़ा जाए या रेगुलेशन को लेकर और कोई रास्ता है जो अपनाया जा सकता है, उस पर भी आप लोगों से कमेंट लूंगी। आलोक वर्मा जी, भारत में हम देखें 900 से ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हर दिन तेजी से दायरा बढ़ रहा है। हम कहें कि सोशल मीडिया पर जो दायरा है कितनी तेजी से बढ़ रहा है हम समझ रहे हैं। लोग टीवी से अब धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ रहे हैं, और हमने देखा कि कोर्ट ने न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया की सामग्री को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। जो जितनी तेजी से ये सब कुछ इवॉल्व हुआ है सोशल मीडिया का दौर, ये किस हद तक अनियंत्रित है और ये कितना बड़ा खतरा है, क्या प्रभाव है इसका? देखिए, सोशल मीडिया का प्रभाव पिछले, मैं कहूँगा अगर तो पिछले 10 वर्षों में 2010 से और 10-12 साल लगे हैं सोशल मीडिया को इवॉल्व होने में। जिस स्थिति में आज हम सोशल मीडिया को या ऑनलाइन मीडिया को देख रहे हैं, उसको लगभग 12 साल लगे आज उस जगह पहुंचने पे जहां पर आज डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन है। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया अगर सही इस्तेमाल हो तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपनी बात को कह सकता है, रख सकता है। इस बात को बहुत सारे लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में जो न्यूज़ का दायरा है, जहाँ पे आप अपने आप को एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरह या न्यूज़ इंडिविजुअल की तरह जब आप अपने सामने पेश करते हैं सोशल मीडिया में या आप क्लेम करते हैं, वहाँ पे एक, जैसे कहना चाहिए, वहाँ पर एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। क्योंकि जो अनवेरीफाइड, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ या अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन, जिसको तमाम सारे लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं उसको, और हर व्यक्ति या हर इंस्टीट्यूशन या हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को या सो कॉल्ड न्यूज़ को पेश करती है। अब वो उसको हम हाफ बेक्ड ट्रुथ भी कह सकते हैं,
उसको एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जो हमारे सबके सामने है और हम सब देख रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि सोशल मीडिया में जो लोग जिस तरह की बातें परोस रहे हैं वो कितनी उनकी मान्यता है या कितने लोग उसको मानते हैं। आज लोग रॉयटर्स की 2022 की एक रिपोर्ट आई है, डिजिटल रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में अंदर ये कहा है कि ये फिनोमेना सिर्फ कोई इंडिया का नहीं है, ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है। और उनकी उस रिपोर्ट में कहा गया लगभग सारे देश जहाँ तक ट्रस्ट वर्दीनेस है, उस ट्रस्ट वर्दीनेस के पैमाने में लगातार खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ये फिनोमेना सोशल मीडिया का ऐसा नहीं कि जिसके सिर्फ हम भुक्तभोगी हैं। वर्ल्ड में और भी देश ऐसे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया को लेकर समस्या है। लेकिन जो हमारी टेलीविज़न है, जिसके ऊपर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कमेंट किया है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, एक युवा पॉलिटिशियन हैं, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भी इस तरह की बात पिछले 3-4 दिन पहले अपने एक वक्तव्य में कही और उन्होंने इस बात पे भी नाराज़गी जाहिर करी कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं बजाय सोशल मीडिया के। अब बात इसको देखना है कि ये सोशल मीडिया और टेलीविज़न के बारे में जो पॉलिटिशियन या एक जुडिशरी जो एक ऑब्जर्व कर रही है, जो बात कह रही है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से एंकर बात करते हैं या किस तरह से एंकर्स का अपना लैंग्वेज है, वो हमारे सबके सामने है, जो हम लोग सब रोज़ सुबह शाम देखते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो एंकर्स सामने एक बात कहते हैं वो सिर्फ एंकर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंकर्स कम एडिटर, संपादक भी हैं। जो संपादक लोग हैं जब उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अशोभनीय है और वो ज़्यादा समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंकर जो बोलता है टेलीविज़न पे आके, वो एक स्क्रिप्टेड होता है। वो एक संपादक से उसका एक, जिसे कहना चाहिए, ओके होता है, अप्रूवल होता है, तभी वो एंकर उस तरह की भाषा या लाइन जो उसको कहना होता है वो लेता है। लेकिन जो संपादक, जब संपादक टीवी में बैठ के खुद ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें या ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करें या उन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये सोचने का विषय हो जाता है। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते और 40 साल से पत्रकारिता में, और मैं आज डिजिटल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी एक कानून की आवश्यकता नहीं है, एक सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता है। हम सब में, हमारे अशोक टंडन साहब हों चाहे रामकृपाल जी हों, हम सब लोग अपने अपने समय पे वरिष्ठ पोजीशंस पे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। तो क्या उस समय कोई रेगुलेशन ना होने की वजह से क्या हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे या इस तरह की भाषा का हम नियंत्रण नहीं कर रहे थे? सवाल इस बात का आता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग चैनलों के एडिटोरियल में या जिनको संपादकीय, जिनके पास कंट्रोल है, वो इस विषय में क्या सोचते हैं। एक अगर मिनिस्टर चाहे, और जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो बात उन्होंने कही, वो सबको, जितने ओनर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनको बुला के बात कह सकते हैं कि ये बात ठीक नहीं है और जिस तरह का भाषा इस्तेमाल हो, मुझे लगता है इसका ही बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं अपनी बात इसी तरह समाप्त करूंगा कि अभी भी मैं इसका पक्षधर हूं कि सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ होता चला जाएगा और तो जाहिर सी बात है सरकार के पास पूरी आज़ादी है कि उसको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म अपने पार्लियामेंट में पेश करें। ठीक है। रामकृपाल जी, बहुत सारी बातें अशोक जी ने और आलोक वर्मा जी ने समझाई हैं, और ख़ासतौर से एंकर को लेकर जो बात कही, हम जानते हैं कि जो भी टीवी चैनलों के मालिक हैं उनके आगे टीआरपी को लेकर दबाव है। मैं कहूँ उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं जो खर्चा है वो भी देखना है, चैनल चलाने के पीछे तमाम सारे फैक्टर्स आते हैं। और इस बीच हम टीवी चैनलों की जो तमाम डिबेट है उसे देख रहे हैं और इसके लगातार गिरते स्तर को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मीडिया का जो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है वो टूथलेस है। ऐसे में आलोक वर्मा जी का कहना है कि एक दौर वो भी था जब सेल्फ रेगुलेशन के जरिए ही काफ़ी कुछ नियंत्रित होता था। आज के दौर में क्यों वो परिपक्वता हमें दिखाई नहीं दे रही है और क्या इसकी उम्मीद अब की जा सकती है? देखिए, अशोक जी और आलोक जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसी का थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाता हूँ। मेरी पूरी सहमति है। एक बात बेसिक हमें ये समझनी चाहिए कि जिस मुद्दे को जो जजेज ने अपना थोड़ा सा एक पीड़ा व्यक्त की है, वो पीड़ा सिर्फ उनकी नहीं है, समाज के बहुतेरे लोगों की है।
जिनके भी जो भी मतलब संवेदनशील हैं, इस तरह के हैं, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। लेकिन क्या है कि एक चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है, जिसको लेकर के है, कभी भी समाज में क्या है उसके बराबर रेगुलेशंस या रेगुलेटरी उसको रेगुलेट करना, ये हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। कभी भी आप देख लीजिए, इवन मैं बताऊं आपको, एक कवर स्टोरी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान में आईटी रिवॉल्यूशन इतनी तेजी से क्यों हुई। तो उसमें लिखा था कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को इसके पोटेंशियल ही नहीं पता था, इसलिए बहुत कम कानून बन पाए तमाम चीज़ें। और जब भी कभी मीडिया में, आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले से, जब भी मीडिया में किसी तरह के सरकार द्वारा कानून बनाने की बात होती है तो आप समझिए कि सबसे पहला विरोध यही होता है कि ये सरकार जो है वो मीडिया का गला दबाना चाहती है। इसलिए जो बातें कोर्ट ने कही हैं, मैं बता रहा हूँ, उसका मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन अदालत को भी ये मालूम है कि अदालत ही, जैसे अदालत ने उदाहरण भी दिया है उसमें कि विशाखा के केस में जो हुआ उसका, तो विशाखा के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, आप वही गाइडलाइन जारी कीजिए, क्योंकि जैसे ही सरकार कोई कोडिफाइड लॉ लाएगी, देखिए ब्रिटेन की स्थिति एक मामले में अलग है। जो प्रिविलेजेज हमारे यहाँ हैं, ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ की अदालत जो कहती है वही लॉ ऑफ द लैंड है। हमारे यहाँ क्या दिक्कत क्या होती है कि जो लॉ कोडिफाइड नहीं है उसका सत्ता हमेशा अपने हिसाब से उपयोग या दुरुपयोग करती है। अब रही चैनलों की बात, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रिंट मीडिया एक फिल्म की तरह है जिसको डायरेक्टर जो है शूट करता है और जो चाहे वही दिखा सकता है, इसलिए 24 घंटे का एक टाइम मिलता है प्रिंट को, और जो भी आता है अखबार वो 24 घंटे में एक बार आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रॉब्लम क्या है कि ये थिएटर की तरह है, आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लें, लोगों को कितना भी रिहर्सल करा लें, लेकिन अगर एक्चुअल जब प्ले शुरू होता है उस समय जो आर्टिस्ट है वो क्या बोल देगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो एंकर की बात हो रही, कितने चैनल हैं जिसमें एंकर जो है वो सारी चीज़ें करता है, कुछ भी नहीं करता है। ये हाउस की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी अगर आप जो ओनर्स हैं अगर वो तय करते हैं कि हमें क्या लाइन लेनी है, वही लाइन सब फॉलो करते हैं। अगर गलती से किसी से हो गया तो मैं ये कहता हूं कि इसमें एंकर और फलाना का दोष उतना नहीं है। आप ये बताइए, एक चीज मैं पूछता हूं, एंकर 5 लोगों को बुलाता है, ठीक है, एक तो एंकर को, जैसा आलोक जी ने बिल्कुल कहा कि जो एंकर खुद मालिक हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अपनी भाषा पर एक तरह से कंट्रोल करें। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जिसको टीआरपी कहते हैं ना, सबके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, आप चाहें तो बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन हर थर्सडे को जो चीज़ आती है तो पता चलता है कि देखिए साहब, जनता ने इसको पसंद किया। अब टीआरपी जब सफलता का आदर्श हो जाएगी तो ये इस तरह की दिक्कतें आती भी हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें जो हैं, ये कोर्ट इस मामले में, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सरकार करीब 5 साल से कोशिश भी कर रही है, सरकार ने भी किया, राज्यों को लेटर लिखे हैं, सिर्फ 18 राज्यों ने इस पर अपना अभी तक कमेंट भेजा है। 14 राज्यों ने, शायद 14 राज्यों ने, आप सही कह रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कर नहीं रही है, सरकार भी ये चाहती है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि चूंकि सरकार किसी न किसी पार्टी की होती है, और जब भी ऐसी कोशिश जनता पार्टी ने भी 77 में की थी। मुझे याद है जॉर्ज फर्नांडिस ने एक शुरुआत की थी जिसको काला कानून कह करके पूरा उसका विरोध किया गया था जनता पार्टी के दौरान में, और अंत में वो बिल जो है वापस लेना पड़ा। तो अब चूंकि बदले सिनेरियो में, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा मीडिया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि तीर छूट गया तो छूट गया, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रिंट में तो बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आकर के विशाखा केस की तरह कुछ गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, और अगर सरकार उसको समझती है तो उसके बाद सरकार उस पर कानून बनाए, अगर कोई सहमति निकलती है तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया पर कानून बनाने का जैसे ही सवाल उठेगा, तमाम एक्टिविस्ट लॉबी, तमाम लोग ये कहेंगे कि ये जो है सरकार मीडिया का गला दबा रही है। ठीक है अशोक जी, जब हम निगरानी प्रणाली की बात कर रहे हैं और सेल्फ रेगुलेशन भी एक रास्ता हो सकता है, ये भी बात आ रही है विशाखा गाइडलाइंस को लेकर। अभी रामकृपाल जी ने जैसे बोला कि विशाखा गाइडलाइंस की तरह ही इस पर कोर्ट भी आगे बढ़ सकती है, गाइडलाइंस जारी कर सकती है।
इसके पहले भी हम हालिया अगर उदाहरण देखें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में निजी समाचार चैनलों को टेलीविजन पर बहस की मेजबानी करने और उसमें जो प्रतिभागी हैं उसमें सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियों को प्रसारित करने के लिए जो तमाम चैनल कर रहे थे उसको लेकर फटकार भी लगाई थी। लेकिन तमाम सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी होती हैं उनका भी कोई ऐसा असर होता हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे में आपको लग रहा है कि सरकार की जो पशोपेश की एक तरह से स्थिति है कि कहीं वो सेंसर तो नहीं कर रही है मीडिया को, ये जो तमाम स्टैंड हैं ये भी अपने आप में एक अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं या हम किसी कानून की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर एक राय पर पहुंचा जा पाएगा? इतना आसान है ही? देखिए, संविधान में जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन 19(2) रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए दूसरे की आज़ादी का अगर हनन कर रहे हैं तो उसमें 19(2) में जो गाइडलाइंस हैं उनको पिछले टेलीविज़न चैनल आने से पहले प्रिंट मीडिया लगातार उसको मानता था। उसमें डेफेमेशन भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कई कानून थे। 19(2) की धज्जियाँ उड़ानी शुरू हुई जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न चैनल 19(2) को मानते ही नहीं हैं। उनके लिए जो चाहे उसमें देश की सुरक्षा का मामला हो, किसी व्यक्ति की मानहानि का मामला हो, ये सब 19(2) की गाइडलाइंस को टेलीविज़न चैनल नहीं मानता। जितने भी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाए हैं टेलीविज़न चैनल ने, उन सब की धज्जियाँ ये सभी चैनलों ने उड़ाई हैं। और ये मैं बात वर्मा जी से सहमत नहीं हूँ कि अभी भी समय है कि सेल्फ रेगुलेशन से काम किया जा सकता है। टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया बिल्कुल एक तरह से लूज कैनन्स है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जब जब प्रेस काउंसिल बनी तो तब तक टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया नहीं थे। अगर हम बात करें, मैं रामपाल जी से बात में सहमत हूँ। मान लो सरकार कानून नहीं भी बनाना चाहती है, लेकिन सरकार एक मीडिया कमीशन क्यों नहीं बना सकती, ताकि मीडिया का जो बदलता हुआ स्वरूप है, इतना फैला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया, जब पहला प्रेस कमीशन नहीं बना था तो ना तो वेज बोर्ड था, ना वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, ना प्रेस कमीशन थी, ना RNI थी, कोई भी मीडिया से संबंधित संस्था नहीं थी। तो क्यों ना एक स्वर से सभी राजनीतिक दल और सभी मीडिया के संगठन एक मीडिया कमीशन की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बने, मीडिया के सभी जितने भी लोग उसमें शामिल हो और एक कोई ना कोई एक रिपोर्ट निकले उसमें से कि सेल्फ रेगुलेशन भी आज की परिस्थिति में कैसे हो सकती है। अब सोशल मीडिया पे तो सेल्फ रेगुलेशन हो ही नहीं सकता है। टेलीविजन चैनल खुद ही ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और कंप्लेंट्स कमीशन बनाते हैं, खुद ही उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। देखिए, एक बात जो उभर कर आ रही है कि जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उनके लिए TRP, आमदनी, एडवर्टीजमेंट ये एक प्राथमिकता है। उनके लिए उनके द्वारा किए हुए कार्यक्रम में एंकर या पैनल डिस्कशन में अगर देश में एक वातावरण बिगड़ता है, वो उसके लिए अपने आप को कभी जिम्मेवार नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हमारा काम है लोगों तक हर बात पहुंचाना, हर वर्ग का एक व्यू पॉइंट देना। लेकिन जिस तरह के भड़काऊ पैनल डिस्कशन हो रहे हैं वो साफ तौर दिखता है कि वो स्पॉन्सर्ड हैं, वो जानबूझकर करवाए जा रहे हैं। और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी की है। और ये जो टिप्पणी आज हुई है ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसका असर किसी टेलीविजन चैनल पर होगा। इस पर सरकार को ही कोई पहल करनी पड़ेगी। अगर सरकार कानून नहीं बनाना चाहती, जैसे पहले की सरकारों ने प्रयास किया और मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर जो हल्ला हुआ, सरकारें पीछे हटी हैं। लेकिन आज भी एक मीडिया कमीशन बनाया जा सकता है, उसको 1 साल 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा जा सकता है, ताकि जो कुछ भी उभर कर आए वो एक जुडिशरी और मीडिया सबका मिला जुला जो उसमें बात निकले उस पर फिर उसको अमल। जैसे हमारी प्रेस काउंसिल ही बिल्कुल टीथलेस है, कोई भी मैकेनिज्म है उसमें दांत है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या है ऐसे संस्थान होगा। देखिए, समय आ गया रामकृपाल जी और वर्मा जी कि कुछ कड़े कदम अब सरकार को ही उठाने पड़ेंगे। ये रेगुलेट गाइडलाइन से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर हल्ला होता है तो हल्ला करने वाले फिर खुद सामने आकर बताएं ना कि रास्ता क्या है। आज प्रिंट मीडिया बेचारा मौन होकर ये टेलीविजन का जो जिस तरह से बेलगामी के साथ चल रहा है, प्रिंट मीडिया भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रिंट मीडिया को कभी कभी उनके पीछे फॉलो करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया आजकल एजेंडा सेट कर रहा है देश का, ठीक है। समाज का एजेंडा सोशल जी मीडिया। अशोक जी, टेलीविजन समय चैनल बहुत कम उसमें है लगे क्योंकि हुए हैं। आलोक जी आपने सेल्फ रेगुलेशन का पॉइंट उठाया था, उसको कहीं ना कहीं नकार रहे हैं अशोक जी, और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। बहुत छोटा सा कमेंट आपका, आप मान रहे हैं एक सर्वसम्मति से कोई रास्ता निकलेगा, अब हम कहीं ना कहीं रेगुलेशन जो मीडिया पर है इस दिशा में कम से कम हम मैं कहूँ पुख्ता तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। रामकृपाल जी ने जो बात बहुत अच्छी कही कि एक कोड बनाया जा सकता है, जिसको अशोक टंडन जी साहब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको उस पर जी। सहमति है। जी मैं बार फिर से ही आपसे कहूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान में एक ब्रॉडकास्टिंग कोड है और केबल एंड ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन एक्ट भी है। उसमें तमाम सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और सरकार तक एक्शन ले सकती है तमाम सारी उन बातों पर जिन पर आज जस्टिस के एम जोसेफ साहब ने टिप्पणी करी है। बात यहाँ पर यह आ रही है कि लगभग सभी विषय कवर होते हैं जिस प्रकार के हमारे पास कानून की व्यवस्था है। जो एक मुद्दा मेन उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि जो हेट स्पीच है, हेट को डिफाइन नहीं किया गया है। तो हेट वर्ड को डिफाइन करने की आवश्यकता है, जो कि शायद आज उस हेट वर्ड को अगर डिफाइन किया सकता है, जो लॉ कमीशन 2017 में भी इस बात में उसने एक रिकमेंडेशन भी दी गई है, वो सरकार के पास पेंडिंग है, जिसको सरकार मान सकती है। अगर उस सरकार उसी रिकमेंडेशन को आज मान लेती है तो बहुत सारे मुद्दों पे जो हम बहस आज कर रहे हैं वो शायद खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन मैं आज फिर भी इस बात को मानता हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन, अगर जिसे हम कहते हैं कि हम सब लोग अपने घर में हों चाहे सिविल सोसाइटी में रहते हों, एक कानून की आवश्यकता ज़रूर होती है। लेकिन कानून की आवश्यकता के बाद भी अगर हम उस कानून को मानने को तैयार हैं तो ही उस कानून की व्यवस्था हो सकती है। जो लोग उस कानून को मानने को ही तैयार नहीं है, जो कि अभी टंडन साहब ने कहा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो फिर भी धज्जियाँ उड़ाएंगे जिनको कानून का ही कोई डर नहीं है। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि मंत्रालय, जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, वो अगर इसमें पहल लेके और सारे मीडिया चैनल्स के ओनर्स और संपादक से एक कड़े शब्दों में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बात कही उसके बाद कोई एक एक्शन ले तो मुझे लगता है काफ़ी सुधार हो सकता है। और फिर भी मैं ये बात को कहूँगा कि एंकर्स एक बहुत छोटे से टूल हैं पूरी व्यवस्था में। वो उनकी भाषा पे नियंत्रण किया जा सकता है तमाम तरह से, लेकिन जो अल्टीमेटली जो ओनर्स हैं, जो संपादक हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की डिबेट होगी, उस प्रकार में किस तरह की लाइन लेनी है, किस प्रकार के गेस्ट को बुलाना है, ये सारा तय सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग करते हैं। मुझे लगता है वहां पे एक नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। वो नियंत्रण तभी संभव होगा जब हम खुद सेल्फ रेगुलेट अपने आप को करना चाहें। अगर हम सेल्फ रेगुलेट नहीं करना तो हमेशा समाज में दो प्रकार की ओपिनियंस होंगी। वो दो ओपिनियंस में बहुत, एक आदमी है जो जिसको हम पोलराइज्ड ओपिनियन भी कह सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल ओपिनियन भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार की लाइन लेना चाहते हैं। आप सब एंकर हैं, आप सब चाहे संसद टीवी हो चाहे जो भी टीवी, हमको सबको पता है कि हम जब भी किसी डिबेट में भाग लेते हैं उस डिबेट में हमेशा हर प्रकार की ओपिनियंस आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम भी बैठ के डिबेट में भाषण आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बातचीत के जरिए हम कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें और कोई उग्र चीज़ों को कहें, नहीं आपकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से। तो हम यहाँ पर भी तो एक सभ्यता के साथ संवाद कर रहे हैं। ये सभ्यता का संवाद बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि ऊपर की नीयत साफ हो। जी। और समय पूरा हो गया है। आलोक वर्मा जी, अशोक टंडन जी, रामकृपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, संसद टीवी में मुद्दा आपका में हिस्सा बनने के लिए। अब देखें तो इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूछा है कि सरकार नफरती भाषण को नियंत्रित करने के लिए किसी कानून पर क्या विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही अलग अलग राज्य भी स्वतंत्र हैं अपना जवाब, अपना रुख कोर्ट के सामने रखने के लिए। जाहिर है इस दिशा में लंबे समय से कड़े कानून और दिशा निर्देशों की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद कहीं ना कहीं इस दिशा में हम ठोस रूप से आगे जाते जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश जरूर है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।